चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अपनी इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कहा जा रहा है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है। ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे नाराज होने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यानी कि ये जो कथन है वो संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगला जो सवाल है वो ये कि पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित नहीं करेगा? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने ये कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो सक्रिय होते हैं ज्ञान को खुद से सीखने में। और उन्होंने ये कहा कि सामाजिक अनुभव का कोई भी रोल नहीं होता है संज्ञानात्मक विकास में। सामाजिक अनुभव यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पे बल पियाजे ने नहीं बल्कि वाइगोस्की ने दिया था। उन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में वाइगोस्की ने 3 चीज़ों पे बल दिया था जो समाज, संस्कृति और भाषा थी। समाज, संस्कृति और भाषा पे इन्होंने जोर दिया था। तो यहाँ पे सामाजिक अनुभव की बात हो रही है, तो सामाजिक अनुभव पे वाइगोस्की ने जोर दिया, जबकि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो क्या बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है इसलिए वो फेल हो गया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी बच्चे पढ़ाई के योग्य होते हैं। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे की गलती की जा रही है। बच्चे की गलती जहाँ पे भी दी जाए आपको वो ऑप्शन सही नहीं करना है। बच्चे ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। बच्चे के फेल होने की जो वजह है वो ये है कि बच्चे को सही से नहीं पढ़ाया गया है। ज़रूर एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था में कोई गड़बड़ी थी जिससे बच्चा सही से पढ़ नहीं पाया, यानी कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था फेल हुई है। अगला सवाल कि सृजनात्मकता क्या है? तो दोस्तों सृजनात्मकता वो होता है जो बच्चे को अपसारी चिंतन करने पे बल देता है। जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मकता में मौलिकता होती है। नए नए कामों को, टेक्निकल कामों को करना बच्चे पसंद करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। तो अगर मैं चारों ऑप्शन पे गौर करूं तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने या तैयार करने की जो योग्यता है वो सृजनात्मकता है, यानी कि सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन होता है। एक प्रॉब्लम को विभिन्न तरीके से हल करने की एबिलिटी और योग्यता होती है सृजनात्मक बालक में, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत क्यों हैं? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि बुद्धि का एक प्रकार, तो यहाँ से ही बात खत्म हो गई। ये एक बात गलत साबित हो गई कि सृजनात्मकता बुद्धि का प्रकार नहीं है। ठीक है, बुद्धि का प्रकार यहाँ पे भी है और कहा जा रहा है कि जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है, तो ऐसा नहीं है। सृजनात्मकता नए नए कामों को करने पे निर्भर होता है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ये कहा जा रहा है कि सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित की जा सकती है। तो दोस्तों 140 से ऊपर की जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक की होती है। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों जितनी ही होती है, मगर फ़र्क ये होता है कि उनमें अपसारी चिंतन होता है, उनमें मौलिक होता है और साथ ही साथ वो
क्या होते हैं, नए नए कामों को, खोज वाले कामों को करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि 200 नहीं होती है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। जब 3 गलत तो कौन सा वाला सही, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक प्रभावी कक्षा में, एक इफेक्टिव क्लास में क्या होना चाहिए। बच्चे हमेशा उत्सुक होना चाहिए, सही बात है, उत्सुक होने चाहिए। लेकिन आगे क्या कह रहा है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तो प्रभावी कक्षा में नियमित रूप से परीक्षा लेना ज़रूरी नहीं है, इसलिए परीक्षा की बात यहाँ पे आ गई, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही क्लास इफेक्टिव क्लास होता है जिसमें बच्चे अपने अधिगम को आसान बनाने के लिए टीचर से गाइडेंस लेते हैं, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं उनको भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। तो प्रभावी कक्षा में शारीरिक दंड का और मौखिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रभावी कक्षा में शिक्षक का सम्मान भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, दूसरा वाला ऑप्शन। प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए शिक्षक से मदद लेते हैं। अगला सवाल है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक अवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई, चारों अवस्थाएं ही आपका ऑप्शन है। पहले जो अवस्था बताई वो संवेदी पेशी अवस्था या संवेदीय गतिक अवस्था बताई, दूसरे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे मूर्त संक्रियात्मक और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों लॉजिकली थिंकिंग बच्चे वैसे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ जो चीज़ें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है उन्हीं के बारे में वो तर्कपूर्ण चिंतन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था में होता है। चौथी अवस्था जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि पहले ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा, यानी कि आप मेरे लिए ये करो मैं आपके लिए ये करूँगा। बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी। पहला जो स्तर है वो पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, दूसरा जो है वो परंपरागत नैतिकता का स्तर है, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। ये 3 स्तर इन्होंने बताए और तीनों स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई। यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि ये काम मेरे लिए आप करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा, यानी कि वो क्या कह रहा है, सामाजिक समझौता करना वो सीख गया है, इस नैतिक तर्कड़ा में वो है, यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था में वो बालक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, यानी कि अगर बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए आप ये कर दो तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो वो सामाजिक समझौता कर रहा है, यानी कि सामाजिक अनुबंध कर रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो सवाल है वो ये कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या बहुत सक्रिय होते हैं। जी नहीं दोस्तों, वो सक्रिय नहीं होते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि भी कम नहीं होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। वो बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, अब बुद्धिमान होते तो वो अधिगम निर्योग्य क्यों होते, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कुछ भी नहीं सीख सकते ऐसा भी नहीं है, अधिगम अक्षमता वाले या अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों को हम सिखा सकते हैं। असल में उनके साथ होता क्या है, तो जो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों में स्ट्रगल करते हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है और वो सामान्य बालकों से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो वो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है।
अगला सवाल है कि पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, पियाजे की बात हो रही है और वाइगोस्की की बात हो रही है, उनके अनुसार अधिगम एक रचनात्मक कक्ष में कैसे होगा? क्या यह शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पियाजे ने ये कहा कि बच्चे खुद नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का सृजन खुद से करते हैं। यहाँ पर वही बात हो रही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। और वाइगोस्की की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों से या अपने बड़ों से सीखते हैं। ठीक है, ZDP वाला जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।